हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत मोटिवेटेड होंगे। इसी तरह पढ़ाई करते रहिए। ये जो 60 डेज़ रह गए हैं, इनको एक एक डेज़ को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। प्रॉपरली सुबह उठ के प्लान बनाइए कि मेरे को किस हिसाब से कितने घंटे क्या सब्जेक्ट पढ़ना है। और अगर कोई जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप आज आपका दिन इतने अच्छे से नहीं यूटिलाइज़ हो रहा है या कुछ उस दिन में कमी आ रही है, तो उसको बिल्कुल डिमोटिवेट ना होएं। अगले दिन वापस बाउंस बैक कीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि एक एक दिन जो आप जैसे जैसे इसको जितने अच्छे से यूटिलाइज़ करोगे, वो ज़रूर आपके रिजल्ट में दिखेगा। हाँ, बट प्रेशर नहीं लेना, बिल्कुल आराम से पढ़ाई करना। इसको एक आराम से समझो पेपर्स हैं जिनको हमें आराम से टैकल करना है, बट हाँ एक प्रॉपरली एक सिस्टमेटिक वे से करना है, एक प्रॉपर प्लान से करना है। ठीक है, अभी तक आईसीएआई ने जो एक मैंने आपके साथ एक पहले क्लास डाली थी जिसमें मैंने आपके साथ आरटीपी में जो एमसीक्यूज़ थे वो डिस्कस किए। अब ये एक और आईसीएआई ने एक 30 जो एमसीक्यूज़ जो 30:70 का पैटर्न है, उसमें आईसीएआई ने कोई 50 to 60 एमसीक्यूज़ इशू किए। उसी में आज मैं पहले 20 एमसीक्यूज़ आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कहता है, मिस्टर करण फाइल्ड इज रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 2021 showing total income of rupees 7 lakh on 1st January 2021. The fee payable by him under section 234F is। अब देखो 234F कहता है कि अगर कोई एसएससी जो है अपने जो रिटर्न ऑफ इनकम है वो अगर ड्यू डेट के बाद भरता है, और अगर वो जो ड्यू डेट के बाद भरता है अगर वो 31 दिसंबर तक भर देता है, यानी अगर किसी की फॉर एग्जाम्पल 30 सितंबर ड्यू डेट है, अगर वो 31 दिसंबर तक भर देता है तो असेसिंग ऑफिसर उसको 234F में ₹5,000 की पेनल्टी लगा सकते हैं। ठीक है, बट अगर वो 31 दिसंबर के बाद बढ़ता है तो उसको असेसिंग ऑफिसर 10,000 की पेनल्टी लगा सकता है। अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ, जो मिस्टर करण है उसने रिटर्न फाइल की है 1 जनवरी 2021 को, यानी 31 दिसंबर के बाद भरी है। तो यानी इस वाले केस में क्या होगा, ₹10,000 की पेनल्टी लग सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, मिस्टर अर्जुन एज 53 ईयर्स हैज़ ए टोटल इनकम ऑफ 51 लाख फॉर असेसमेंट ईयर 2021। हिज टोटल इनकम कंप्राइज ऑफ सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। हिज टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 वुड बी। अब इस वाले केस में क्या है, ये वही क्वेश्चन है मार्जिनल रिलीफ वाला। अब देखो इसमें अगर हम इसकी इनकम निकालते हैं 51, अगर हम इसकी इनकम 51 लाख रुपीज़ लेकर निकालते हैं तो इसकी इनकम जो पहले 2.5 लाख पे जो होगा वो माफ़ हो गया। अगला 2.5 लाख पे जो होगा, आप भी अपने कैलकुलेटर पे करो, 2.5 लाख पे अगला 5% हो गया 12,500। फिर अगला 5 लाख पे इसका 20% हो गया, कितना, 1 लाख। और अगला 41 लाख पे इसका 30% कितना आ गया, 12,30, यानी टोटल कितना हो गया, 1342,500 हो गया। इसमें अगर मैं 10% ऐड करता हूँ सरचार्ज तो मेरा आता है 1, तो मेरा टोटल करके प्लस 4% ऐड करके मेरा इसमें आंसर आता है, कितना आता है, 15,35,820। ठीक है, 15,35,820 कब आता है, 15,35,820 तब आता है अगर मैं सरचार्ज नहीं लूँ। ठीक है, अगर मैं सरचार्ज नहीं लूँ, बट अगर मैं सरचार्ज लेता हूँ तो मेरा क्या होगा, फिर मेरे को जो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया होगा कितना, 13,12,500। ठीक है, उसमें अगर मैं 1 लाख ऐड कर दूं मार्जिनल रिलीफ का तो मेरा आंसर कितना आता है, प्लस 4% ऐड करके वो आता है मेरा आंसर आता है 14,69,000। आप भी अपने कैलकुलेटर में खुद कीजिए, 14,69,000। ठीक है, तो यानी इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। तो यानी इसमें क्या है, जो मेरा मार्जिनल रिलीफ है वो कितना बन रहा है, वो मेरा बन रहा है 1 लाख रुपीज़। और जो मेरे को एक्स्ट्रा टैक्स कितना देना पड़ रहा है, मुझे एक्स्ट्रा टैक्स उस पर देना पड़ रहा है कितना, 34,250। तो यानी वही अगर हम कम करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो 14,69,000 आएगा। ठीक है, हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन 3 पे कहता है, मिस्टर अरव गिफ्टेड ए हाउस प्रॉपर्टी वैल्यूड एट ₹40 लाख टू हिज वाइफ गीता, हु इन टर्न हैज़ गिफ्टेड द सेम टू हर डॉटर इन लॉ दीपा। यानी मिस्टर अरव ने एक हाउस प्रॉपर्टी जो है अपनी वाइफ को दी, ठीक है, गिफ्ट की, यानी विदाउट कंसिडरेशन, और उसकी वाइफ ने आगे अपनी डॉटर इन लॉ को वही प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी। तो जो आगे जो उसकी वाइफ ने, जो उसकी डॉटर इन लॉ थे, उसने वो प्रॉपर्टी को लेट आउट कर दिया 25,000 रुपये पर मंथ। तो कहता है कि बताओ कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो होगी किसके हैंड्स में टैक्सेबल होगी। ठीक है, ये किसके हैंड्स में टैक्सेबल होगी, ये सिंपल सी बात है, ये आरव के हाथ में टैक्स होगी। क्यों, क्योंकि आरव ने ये प्रॉपर्टी जो है गीता को दी और गीता ने आगे अपने डॉटर इन लॉ को दे दी। जब जिस टाइम पे आरव ने गीता को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की उसी टाइम पे वो डीम्ड ओनर आरव था। तो इस केस में आंसर क्या होगा, 3 लाख रुपीज़ जो उसकी इनकम होगी, 25,000 इंटू 12। ठीक है, 25,000 इंटू 12 यानी 3 लाख। ठीक है, अगर 3 लाख ये हो गया, इसमें से अगर हम माइनस करें क्या चीज़, माइनस अगर हम करते हैं 30% जो हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन है, तो हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर आएगा 2,10,000। तो यानी 2,10,000 किसके हैंड्स में हो जाएगा, इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर आरव, इसका आंसर होगा, यानी सेकंड इन द हैंड्स ऑफ आरव इसका आंसर है। अब हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं, अब हम क्वेश्चन 4 पे चलते हैं, जो कहते हैं,
जो फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि राजन, ए रेजिडेंट इंडियन हैज़ इनकर्ड 15,000 फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हिज डिपेंडेंट ब्रदर हु इज़ अ पर्सन विद सिवियर डिसेबिलिटी एंड हैज़ डिपॉजिटेड 20,000 विद LIC फॉर हिज मेंटेनेंस. फॉर असेसमेंट ईयर 2021 राजन वुड बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DD. अब देखो सेक्शन 80DD क्या कहता है. सेक्शन 80DD कहता है कि अगर आप अपने किसी डिपेंडेंट रिलेटिव के ऊपर कुछ एक्सपेंडिचर करते हो या आप उसके LIC वगैरह या उसकी इंश्योरेंस करवाते हो, उसकी हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हो, तो हम आपको क्या करेंगे, हम आपको डिडक्शन देंगे जितना आप अमाउंट कराओगे. और अगर कितने अमाउंट की देंगे वो हम करेंगे 75,000 की. बट अगर उसको वो सेवियर डिसेबिलिटी की, यानी जो अगर डिसेबिलिटी उन्होंने डिफाइन की अगर 80% से ज़्यादा है, तो हम जो आपको डिडक्शन होगी 80DD में वो 1,25,000 की देंगे. और यहाँ पर रिलेटिव की डेफिनेशन क्या होगी, इंडिविजुअल के लिए स्पाउस, ब्रदर सिस्टर, मदर फादर और लीनियन असेंडेंट और डिसेंडेंट. इस केस में राजन जो है, राजन किसका करवा रहा है एक्सपेंडिचर, अपने ब्रदर का करा रहा है, यानी रिलेटिव की डेफिनेशन में कवर हो रहा है. ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि कितना अमाउंट की अब देखो यहाँ पर पॉइंट क्या है, यहाँ पे लास्ट लाइन पढ़ो ध्यान से, राजन वुड बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन DD ऑफ एन अमाउंट इक्वल टू, यानी कह रहा है वो कितने अमाउंट की डिडक्शन उसको एलिजिबल है, यानी राजन 1,25,000 के अमाउंट की डिडक्शन एलिजिबल करता है. अब उसमें वो 35,000 अमाउंट एक्सपेंड करता है, वो उतना वो उस डिडक्शन को क्लेम कर सकता है. बट एलिजिबल तो 1,25,000 के. तो यानी जो लास्ट लाइन है ये बहुत ध्यान से इसको पढ़ना कि कितने अमाउंट 80DD में वो एलिजिबल है. तो 80% से ज़्यादा अमाउंट उसने की है, 80% सेवियर डिसेबिलिटी और ब्रदर के लिए तो की है. तो यानी इसका आंसर D 1,25,000 है. बहुत बच्चे इसका आंसर 35,000 लिखेंगे, बट 35,000 वो क्लेम करेगा, बट एलिजिबल तो वो 1,25,000 का. उसमें क्लेम कितना करता है, वो क्लेम करता है 35,000. तो इसका आंसर क्या है, D. ठीक है, अब हम चलते हैं आगे. अब हम चलते हैं इस अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन 5, जो कहता है मिस्टर हरिनी अर्नड इनकम ऑफ 4 लाख फ्रॉम सेल ऑफ टी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चरिंग इन शिमला. ठीक है, इनकम फ्रॉम सैपलिंग एंड सीडलिंग ग्रोइंग इन नर्सरी एट कोचिन इज ₹80,000. द बेसिक ऑपरेशंस वर नॉट कैरिड आउट बाय हर ऑन लैंड. देखो नर्सरी पे बेसिक ऑपरेशंस करो या नहीं करो, आपको जो 80,000 है वो तो एग्रीकल्चर इनकम है. तो यानी जो 80,000 रुपीज़ है वो तो सामने पहले एग्रीकल्चर इनकम होगी. तो जो हरिनी ने जो 4 लाख रुपीज़ जो टी ग्रोन पे की है, जो टी ग्रोन पे क्या, टी का क्या होता है, जो 60% होता है वो हमारी एग्रीकल्चर इनकम होती है और 40% जो होती है वो हमारी बिजनेस इनकम होती है. ठीक है, तो यानी 4 लाख का अगर हम 80% करते हैं, 4 लाख का अगर हम 60% करते हैं, तो वो कितना आता है, वो हमारी एग्रीकल्चर इनकम वो हमारा आता है 4 लाख का 60% कितना हो गया, 2,40,000. 240 ये हो गया, प्लस कितना हुआ, प्लस हमारा आ गया जो ऑलरेडी हमने 80,000 जो हमारी नर्सरी का आ गया. तो यानी टोटल कितना आ गया, टोटल होगा 3,20,000. तो यानी हमारा इसका आंसर क्या होगा, 5th का D 3,20,000. आई होप आपको समझ आ गया होगा ये D 5th का आंसर कैसे आया. ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 5th का D का 3,20,000. तो हम अगले पे चलते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं. क्वेश्चन 6 क्या कहता है, ₹2 लाख इज पेड to Mr. Valish, a resident individual, on 15th March 2020 by the state of Haryana on compulsory acquisition of the urban agricultural land. ठीक है, तो कहता है कि क्या पार्ट ए कहता है क्या नो टैक्स इज डिडक्टेबल एट सोर्स, यस. बी पार्ट टैक्स इज डिडक्टेबल एट 1%, सी पार्ट टैक्स इज डिडक्टेबल एट 5% और टैक्स इज डिडक्टेबल एट 10%. अब देखो सेक्शन जो है बहुत क्लियर है, कहते जितने भी सेक्शन TDS के हैं उसमें कोई भी सेक्शन में अगर एग्रीकल्चरल लैंड की पेमेंट की है तो TDS काटने की बात नहीं कहीं लिखी है. जो भी सेक्शंस हैं, अगर वो सेक्शन 194, अगर हम सब बात करें 194 जो आगे ILA की बात करता है वो भी 50 लाख के ऊपर की बात करता है. ठीक है, तो जो भी सेक्शंस हैं या 2,50,000 की अगर बात करता है पेमेंट की कंपल्सरी एक्विजिशन की, वो भी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड है. यानी एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर अगर आपने कंपल्सरी एक्विजिशन हो रही है तो कोई TDS नहीं कटेगा. तो यानी इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ है, इस वाले क्वेश्चन में जो कंपल्सरी एक्विजिशन हुई है वो एग्रीकल्चरल लैंड की हुई है, अर्बन हो या रूरल हो, TDS की बात नहीं आती. ठीक है, तो नो टैक्स इज डिडक्टेबल एट सोर्स. इसका आंसर क्या आएगा, 6th का A. ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन 7 पे. कहता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू असेसमेंट ईयर 2021. ठीक है, तो कहता है इसमें जो भी 4 पार्ट्स, ये जो 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है. तो नो एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 80 TTA वुड बी एलिजिबल टू सीनियर सिटीजन. देखो 80 TTA की डिडक्शन जो है एग्जम्पशन सीनियर सिटीजन को तो मिलती है. ठीक है, तो ये तो सही है. तो बी पार्ट कहता है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी एग्जम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर इफ फर्म क्लेम्स एग्जम्पशन ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 10AA.
देखो जो 10AA क्या है, 10AA कहता है कि अगर आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर कोई आपने अपना यूनिट लगाया और अगर आप उससे जो प्रॉफिट्स आते हैं वो एग्जम्प्ट होते हैं। अब वो प्रॉफिट जो पार्टनरशिप फर्म के हैंड में हो या पार्टनर्स में बाद में डिस्ट्रीब्यूट हों प्रॉफिट्स, वो एग्जम्प्ट ही रहेंगे। तो यानी ये जो बी पार्ट है वो कहता है कि जो शेयर ऑफ प्रॉफिट्स हैं वो एग्जम्प्ट नहीं होंगे इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर। तो यानी ये जो स्टेटमेंट है ये गलत लिखी है, ठीक है, तो ये ट्रू नहीं है। तो क्वेश्चन में भी यही कह रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। देखो ए जो है वो ट्रू है, बी जो है वो ट्रू नहीं है, यानी अभी तक अगर हम इसको ये कहें ए जो है वो ट्रू है, ठीक है, ए ट्रू है, ठीक है, बी जो है स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, मतलब जो हमारा आंसर है वो अभी तक बी बन रहा है। और भी हम सी और डी पढ़ लेते हैं। एग्जाम्शन विल बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ 90,000 ऑन एसटीटी पेड, ये भी बिल्कुल ट्रू है। यानी हमें हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की जो लिस्टेड शेयर पे एग्जाम्शन तभी मिलती है अगर एसटीटी पे किया हो, ठीक है, ये भी ट्रू है। और 1032 माइनर चाइल्ड की जो है वो 2 चिल्ड्रन से ज़्यादा, यानी वो उसकी भी उन लोगों को एग्जाम्शन मिल जाती है। तो यानी इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, इस वाले क्वेश्चन में उसने कहा कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो यानी 7th का बी, जहाँ वो कह रहा है कि जो प्रॉफिट्स अगर पार्टनरशिप फर्म ने अगर 10AA स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर कोई यूनिट लगाने से कमाए तो क्या वो पार्टनर्स के हाथ में एग्जाम्ट नहीं होंगे, वो गलत लिखा है, वो एग्जाम्ट होते हैं। तो यानी इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर ये बी पार्ट हुआ। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 8 पे, जो कहता है मिस्टर प्रेम अर्न इनकम ऑफ 22 लाख फ्रॉम मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ कॉफ़ी ग्रोन क्योर्ड रोस्टेड एंड ग्राउंडेड बाय हिम इन इंडिया, ठीक है। अब देखो इसमें दो चीज़ें बड़े ध्यान से आपको समझने वाली है। इसमें दो चीज़ें बड़े ध्यान से, अगर तो कॉफ़ी सिर्फ सेल और ग्रोन की हो तो 75 और 25 के रेशियो है। बट अगर कॉफ़ी जो है ग्रो, क्योर, रोस्टेड और ग्राउंडेड हो तो इस केस में 60% जो होती है वो एग्रीकल्चरल इनकम होती है और 40% जो होती है बिजनेस इनकम होती है। तो इस केस में क्या है, इस केस में कॉफ़ी ग्रो, क्योर, रोस्टेड और ग्राउंडेड हुई है, तो यानी जो 40% होगी वो हमारी बिजनेस इनकम होगी। तो यानी 22 लाख का, तो यानी 40% जो होगी, 40% जो होगी हमारी 22 लाख का, यानी 22 लाख का जो 40% होगा बिजनेस इनकम, यानी 8.8 लाख, यानी 8th का ए हमारा आंसर होगा इसका, ठीक है। अब हम चलते क्वेश्चन 9 पे, कहता है मिस्टर रमनन ए रेजिडेंट एज 40 ईयर्स हैज़ ए टोटल इनकम ऑफ 3,25,000 फॉर असेसमेंट ईयर 2021 कंप्राइजिंग ऑफ सैलरी इनकम एंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हिज टैक्स लायबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 2021 वुड बी। देखो अगर 5 लाख रुपए तक आपके नेट टोटल इनकम है तो आपको तो वैसे ही 87A रिलीफ मिल जाता 12,500 का, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी तो बनती नहीं। तो इस केस में जो उसकी इनकम है वो 3,25,000 ही है, तो यानी उसको 87A का जब रिलीफ मिलेगा तो उसकी टैक्स लायबिलिटी तो जीरो बनेगी। तो यानी इसका आंसर क्या होगा, 9th का डी होगा, यानी इसका आंसर नील होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 10 पे, कहता है मिस्टर शालीन ए बिजनेसमैन हुज टोटल इनकम बिफोर अलोइंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG फॉर असेसमेंट ईयर 2021 इज 4,60,000, पेड हाउस रेंट एट 12,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन ऑक्यूपाइड बाय हिम एट चेन्नई, द डिडक्शन अलाउबल टू हिम अंडर सेक्शन 80GG फॉर असेसमेंट ईयर वुड बी। अब देखो 80GG की, ये जो 80GG की बात कर रहा है ये किन को डिडक्शन मिलती है, ये उन एम्प्लॉयज़ को मिलती है जिनको HRA वगैरह नहीं मिल रहा है और वो अपना हाउस रेंट की अगर वो पेमेंट करते हैं, अगर वो कहीं रह रहे हों, तो यानी उस केस में वो उसकी डिडक्शन ले सकते हैं 80GG में। बट कितने अमाउंट के ले सकते हैं, वो ले सकते हैं उसमें 80GG कहता है कि लोअर ऑफ द फॉलोइंग, लोअर ऑफ द फॉलोइंग किया, एक्चुअल रेंट जितना आपने पे किया उसमें से अगर हम माइनस करें 10% ऑफ टोटल इनकम जितनी उसकी है बट बिफोर अलोइंग डिडक्शन ऑफ 80GG, या ये 25% ऑफ सच टोटल इनकम बिफोर अलोइंग द डिडक्शन, कौन सी वाली डिडक्शन, 80GG वाली, या मैक्सिमम जो होगा 5,000 पर मंथ के हिसाब से मिलेगा। तो यानी अगर हम इसको कैलकुलेट करें, सब अपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो, अगर हम पहला वाला हम अगर लगाएं कितना, जो कहता है जो एक्चुअल रेंट पे किया कितना हुआ 12,000 इंटू कितना 12 माइनस 1,44,000, तो माइनस 10% ऑफ 4,60,000 कितना हुआ 46,000, यानी 1,44,000 माइनस 46,000, पहला कितना है 98,000, या तो ये मिलेगा लोअर ऑफ द फॉलोइंग, या सेकंड 4,60,000 का 25% कितना हुआ 1,15,000, या ये मिलेगा, या मैक्सिमम कितना मिलेगा 5,000 टू 12,60,000। तो यानी मैक्सिमम हम इन तीनों में लोअर कौन सा आ रहा है मेरा 60,000 आ रहा है, तो यानी इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 10th का सी होगा 60,000। आप लोग भी बिल्कुल खुद कैलकुलेटर पे सॉल्व करो इसको, ठीक है, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे सॉल्व करो। अगला क्वेश्चन चलते क्वेश्चन 11th, मिस्टर शिवा मेड ए डोनेशन ऑफ 50,000 टू नेशनल चिल्ड्रंस फंड एंड 20,000 टू राजीव गांधी फाउंडेशन बाय चेक, ही मेड ए कैश डोनेशन ऑफ 10,000 टू पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, द डिडक्शन अलाउबल टू हिम अंडर सेक्शन 80G फॉर असेसमेंट ईयर 2021 वुड बी। अब देखो जो तो नेशनल चिल्ड्रन फंड है, ठीक है, आपको पता है कि जो 80G की डिडक्शन है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। जो नेशनल चिल्ड्रन फंड है वो तो पार्ट ए में आती है, उसकी 100% डिडक्शन मिलती है।
ठीक है। तो यानी ये जो नेशनल चिल्ड्रन फंड है इसकी तो 100% की डिडक्शन मिलेगी, इसकी तो 100% डिडक्शन मिलेगी। बट जो राजीव गांधी फंड है ये पार्ट बी में आती है और इसकी 50% डिडक्शन मिलती है, बट विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। ठीक है। तो और जो उसने कैश डोनेशन किया 10,000 टू पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि 2,000 ज़्यादा कैश में पे कर तो डिडक्शन नहीं मिलती। तो उसको मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलेगी? 20,000 उसको पूरी मिल जाएगी। ठीक है। और उसको कितनी मिलेगी? 20,000 उसको पूरी मिल जाएगी, प्लस उसके साथ जो उसने नहीं सॉरी 50,000 उसको पूरी मिल जाएगी। 50,000 क्योंकि राजीव गांधी में उसने कितना किया? राजीव गांधी में उसने 50,000 किया, 50,000 की उसकी पूरी डिडक्शन मिलेगी। प्लस उसको जो इस केस में सेकंड वाला क्या है, राजीव गांधी में 20,000 का 50% 10,000, तो यानी उसको मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलेगी? उसको मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी 60,000 की मिलेगी। तो यानी इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 11th का सी, यानी 60,000। ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन 12 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिटर्न्स कैन बी रिवाइज्ड अंडर सेक्शन 139(5)। अब 139(5) में कौन सी रिटर्न्स रिवाइज हो सकती हैं? देखो 139(5) रिटर्न कौन सी होती है? वो कहता है रिवाइज रिटर्न की बात करता है। रिवाइज रिटर्न कहता है आप अपनी कोई भी जो रिटर्न आपने 139(1) में भरी है, या आपने कोई 139(4) में बिलेटेड रिटर्न भरी है, या 139(3) में आपने कोई लॉस रिटर्न भरी है, आप उनको रिवाइज कर सकते हो। तो क्या 139(1) में सिर्फ 139(1) की रिटर्न रिवाइज हो सकती है? नो। क्या रिटर्न ऑफ इनकम फाइल अंडर सेक्शन 139(1) या 139(4) ही रिवाइज हो सकती है? नो। क्या रिटर्न ऑफ इनकम फाइल अंडर सेक्शन 139(1) और 139(3) में हो सकती है? नो। क्या ए रिटर्न फाइल अंडर सेक्शन 139(1), 3 और 4 सब हो सकती है? यस, ये तीनों हो सकती हैं। इनके अलावा कोई नहीं हो सकती, ये तीनों रिवाइज हो सकती हैं। ठीक है। तो इसका आंसर डी आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 13 में। कहता है ए फर्म पे सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इट्स रेजिडेंट पार्टनर्स। ठीक है। एक फर्म है जो पे कर रही है सैलरी और इंटरेस्ट किसको? अपने रेजिडेंट पार्टनर्स को। तो द सैलरी एंड इंटरेस्ट पेड फॉल विद इन द लिमिट स्पेसिफाइड इन 40B। जो 40B की लिमिट्स है कहता है उसके अंदर ही फॉल कर दी है। तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कहता है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? अब देखो सिंपल सी बात है, जो तो इंटरेस्ट है और जो सैलरी है इस पर TDS नहीं कटता। अगर जो पार्टनरशिप फर्म पे कर रही हो अपने पार्टनर्स को ऑन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और पार्टनरशिप फर्म जो सैलरी पे कर रही हो वो उस पर भी नहीं करता, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं होता, तो सेक्शन 192 नहीं लगता। तो कहता है क्या टैक्स हैज़ टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 192 ऑन सैलरी एंड अंडर सेक्शन 194A ऑन इंटरेस्ट? नहीं डिडक्ट होता। पार्ट बी कहता है टैक्स हैज़ टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 192 ऑन सैलरी बट नो टैक्स नीड्स टू बी डिडक्टेड ऑन इंटरेस्ट। ये भी गलत लिखा है। नो टैक्स हैज़ टू बी डिडक्टेड ऑन सैलरी बट टैक्स हैज़ टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194 है, ये भी गलत लिखा है। नो टैक्स हैज़ टू बी डिडक्टेड एट सोर्स ऑन इधर इंटरेस्ट और सैलरी, ये बिल्कुल ठीक है। तो यानी 13th का क्या आंसर होगा? 13th का आंसर होगा डी, बाकी सब रॉन्ग है। ठीक है। 14th क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है मिस्टर एक्स ए रेजिडेंट इज ड्यू टू रिसीव ₹4,50,000 ऑन 31st March 2020 towards maturity proceeds of LIC policy taken on 1 April 2017 for which the sum assured is ₹4 lakh and the annual premium is ₹1,25,000। कहता मिस्टर एक्स है उसने कोई LIC कराई है, जो उसका पैसा जो उसको 31 मार्च 2020 को मिलना है 4.5 लाख रुपया, और वो जो LIC की इंश्योर पॉलिसी है वो 4 लाख की है, और एनुअल प्रीमियम कितना पे कर रहा है? 1,25,000। अगर हम यहाँ तक पढ़ें तो सेक्शन 80C कहता है कि आपको तभी ही डिडक्शन मिलेगी और तभी जो आपको मेच्योरिटी में पैसा मिलेगा वो अगर वो एग्जम्प्ट होगा अगर आपने 1/4/2012 के बाद पॉलिसी कराई है और जो उसका सम एश्योर होगा उसका 10% से ज़्यादा आपने एनुअल प्रीमियम नहीं पे किया। बट यहाँ पर सम इंश्योर जो है 4 लाख है और आप जो अमाउंट पे कर रहे हो वो 1,25,000 है, यानी 40,000 से ज़्यादा। तो यानी जो इसको मेच्योरिटी पे पैसा मिलेगा वो तो टैक्सेबल हो गया, यानी वो तो पैसा टैक्सेबल हो गया। मिस्टर एक्स के लिए तो टैक्सेबल हो गया पैसा। ठीक है। मिस्टर जेड की बात करते हैं। मिस्टर जेड ए रेजिडेंट इज ड्यू to receive ₹95,000 on 1st October 2019 towards maturity proceeds of LIC policy taken on 1 October 2012 for which the sum assured is 90,000 and the annual premium is 10,000। अब इसने भी 1/4/2012 के बाद की है और इसका भी जो सम इंश्योर है 90,000, तो यानी 90,000 का 10% जो है कितना आ गया? वो आ गया 10,000। तो यानी 10,000 ज़्यादा है और अमाउंट जो इंश्योर जो है 9,000 से ज़्यादा, तो यानी इसके अमाउंट इसके केस में भी टैक्सेबल होगा। ठीक है। बट एक और इसमें रूल आता है सेक्शन कौन सा? TDS के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर पूछ रहा है आगे, पहले हम चारों पार्ट्स पढ़ लेते हैं। कहता है टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट सोर्स ऑन इनकम कंप्राइजिंग मेच्योरिटी प्रोसीड्स पेबल टू X and Z। देखो TDS की जब बात आती है, TDS जो है सेक्शन 194D है इसमें ऑन LIC की बात करता है। कहता है वो आपको TDS तभी काटना है अगर जो मेच्योरिटी प्रोसीड्स का पैसा है, यानी जो आप पैसा ओवरऑल पे कर रहे हो किसी को LIC होल्डर को इंक्लूडिंग बोनस, अगर वो 1 लाख से ज़्यादा है, यानी अगर 1 लाख से कम है तो हमें TDS नहीं काटना। तो मिस्टर एक्स के केस में तो उसको पेमेंट 4,50,000 की हो रही है, तो यानी TDS की बात आ जाएगी। ठीक है।
बट जो इस केस में मिस्टर जेड के केस में है, उसको अमाउंट जो है वो 1 लाख से कम पे हो रहा है। तो यानी यहाँ पर 194 DA नहीं लेगा और टैक्स नहीं कटेगा। तो यानी पार्ट ए जो कह रहा है टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ऑन फॉर एक्स एंड जेड, ना सिर्फ एक्स के लिए होगा, जेड के लिए नहीं होगा। टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ऑन इनकम कंप्राइजिंग मैच्योरिटी प्रोसीड्स पेबल टू मिस्टर एक्स। तो यानी कह रहा है कि 14th में वो कह रहा है कि क्या सिर्फ जो टैक्स है वो मिस्टर एक्स के लिए काटना है? हाँ बिल्कुल, एक्स के लिए काटना है। क्यों? क्योंकि जो जेड है उसके लिए जो अमाउंट है वो 1 लाख से कम है। तो यानी इसका आंसर तो बी होना चाहिए। तो सी और डी तो मेरे हिसाब से पढ़ने का फायदा नहीं है। बट स्टिल टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ऑन इनकम कंप्राइजिंग मैच्योरिटी पेबल टू जेड, ना ये भी नहीं है। और टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ऑन इनकम कंप्राइजिंग मैच्योरिटी प्रोसीड पेबल टू इधर एक्स और जेड, ये भी नहीं है। तो यानी इसका आंसर क्या आएगा 14th का बी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 15th पे, जो कहता है कि प्रोविजन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन एंड मोटर कार ओन्ड बाय बीटा लिमिटेड टू इट्स एम्प्लॉई मिस्टर आनंद वेयर मोटर कार्स इज अलाउड टू बी यूज्ड बाय मिस्टर आनंद फॉर बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पसेस। ठीक है, अब कहता है कि क्या जो परक्विजिट्स है वो टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉइज है, या बी पार्ट कहता है कि परक्विजिट्स इज टैक्सेबल ओनली इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉई है। देखो स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज कौन से होते हैं, जैसे डायरेक्टर हो गया कंपनी के, या अगर उनका कोई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। ठीक है, और स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो स्पेसिफाइड इन केस ऑफ HR, ये जो रेंट फ्री अकोमोडेशन के केस में, उनके केस में सभी एम्प्लॉयज़ पे जो परक्विजिट्स के प्रोविजंस लगते हैं। बट इन केस ऑफ जो कार की बात आती है, मोटर व्हीकल की कार, वो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए आती है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि मिस्टर प्रोविजंस ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन कार ओन्ड बाय मिस्टर बीटा टू इट्स एम्प्लॉय मिस्टर आनंद वेयर मोटर कार इज ओन्ड बाय टू बी यूज्ड बाय मिस्टर आनंद बोथ फॉर ऑफिशियल पर्पसेस इज ए परक्विजिट टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़। इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ तो होता नहीं है, क्योंकि इन केस ऑफ व्हीकल जो है वो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। परक्विजिट्स टैक्सेबल ओनली इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़, ये भी बिल्कुल गलत लिखा है। कहता है परक्विजिट्स ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन इज टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़, बिल्कुल सही है। अकोमोडेशन जो है वो तो ऑल एम्प्लॉयज़ के लिए, बट परक्विजिट्स ऑफ मोटर व्हीकल इज टैक्सेबल ओनली इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़, ये बिल्कुल ठीक है, सी पार्ट। तो आगे हम पढ़ेंगे नहीं, तो यानी इसका आंसर सी ही है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 16 पे चलते हैं, जो कह रहे हैं कि इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, तो यानी 16th का वो बोल रहा है कि क्या वाइल कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम एनी हाउस प्रॉपर्टी द मैक्सिमम इंटरेस्ट डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 इज 2 लाख। देखो इन केस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टीज देयर इज नो लिमिट। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। बी पार्ट क्या था, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर एनी अदर हेड ड्यूरिंग दैट ईयर ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 2 लाख। यानी कह रहा है लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रिलेटिंग टू पर्टिकुलर ईयर, किसी पर्टिकुलर ईयर में क्या आप जो लॉस अदर देन हाउस प्रॉपर्टी आप 2 लाख तक ही सेट ऑफ कर सकते हो। बिल्कुल ठीक लिखा है, ये पॉइंट तो बिल्कुल ठीक लिखा है। सी पॉइंट कह रहा है द लॉस इन एक्सेस ऑफ 2 लाख विच इज नॉट सेट ऑफ ड्यूरिंग द ईयर कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर सेट ऑफ अगेंस्ट एनी हेड ऑफ इनकम, ना सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी से सेट ऑफ हो सकते हैं। तो ये डी ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, क्योंकि ए और सी तो गलत लिखी है। तो यानी इसका आंसर क्या होगा 16th का बी होगा। अब हम क्वेश्चन 17 पे आते हैं, जो कहता है मिस्टर रवि इनकर्ड लॉस ऑफ ₹4 लाख इन प्रीवियस ईयर 1920 इन रिटेल ट्रेड बिजनेस। ठीक है, एक मिस्टर रवि ने क्या किया, लॉस इनकर किया किस अपने नॉर्मल बिजनेस से। तो कहता है जो वो लॉस जो है अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम्स अर्न ड्यूरिंग द सेम ईयर कैन द लॉस बी सेट ऑफ। देखो जो बिजनेस लॉस है वो तो सेट ऑफ हो सकता है अदर देन सैलरी किसी से भी, यानी प्रॉफिट्स जो उसका लॉस है वो होलसेल क्लोथ बिजनेस से भी सेट ऑफ हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम से भी सेट ऑफ हो सकता है। तो यानी इसका आंसर क्या होगा, डी ऑल ऑफ द अबव होगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 18 पे आते हैं। क्वेश्चन 18 कहता है मिस्टर हरीश एज्ड 40 ईयर्स अर्न इनकम ऑफ ₹15,000 ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 1920 फ्रॉम पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, व्हाट पोर्शन ऑफ सच इनकम वुड बी अल्टीमेटली इंक्लूडेड इन दिस टोटल इनकम। ठीक है, कहता है हरीश जो है 40 साल का है और उसने 15,000 रुपये की इनकम कमाई फ्रॉम पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। अब जो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट है देखो वो सेक्शन 80 TTA में तो कवर है, यानी 80 TTA में तो उसको डिडक्शन मिलती है 10,000 की, बट सेक्शन 10 में 3500 रुपये की एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलती है, 3500 की एक एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलती है इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। तो यानी अगर किसी इंडिविजुअल ने 15,000 रुपया कमाया है, ठीक है, उसमें से उसको 10,000 रुपये की डिडक्शन तो 80 TTA की मिल गई, ठीक है, प्लस 3500 की उसको डिडक्शन किसकी मिलेगी, 3500 की उसको डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 10। तो यानी कितनी इनकम पे उसको टैक्स लगेगा, 10,000 प्लस 3500 13,500 माइनस 15,000 1500 की इनकम जो होगी उस पर उसको टैक्स लगेगा। तो यानी इसका आंसर क्या होगा 18th का सी 1500 1500।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन 19 में। मिस्टर दिवेश हैज़ एन एग्रीकल्चर इनकम ऑफ 2,30,000 एंड बिजनेस इनकम ऑफ 2,45,000, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, कहता है एग्रीकल्चर इनकम हैज़ टू बी एग्रीगेटेड विद द बिजनेस इनकम फॉर टैक्स रेट पर्पसेस। एग्रीकल्चर इनकम हैज़ टू एग्रीगेट विद बिजनेस इनकम फॉर टैक्स रेट पर्पसेस। टैक्स रेट पर्पसेस के लिए तो नहीं हम उसको करते, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जम्प्ट इनकम है। नो एग्रीगेशन इज रिक्वायर्ड, सच एग्री इज लेस देन बेसिक, ये भी गलत लिखा है। क्यों? क्योंकि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम में लेते हैं। नो एग्रीगेशन इज रिक्वायर्ड सिंस बिजनेस इनकम इज लेस देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, ये ठीक है। अगर 2,50,000 से ज़्यादा आपकी अदर इनकम हो, बिजनेस इनकम हो, तो तभी हम एग्रीगेशन करते हैं। तो यानी इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होना चाहिए। तो डी जो है एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10(1) बट द सेम हैज़ टू बी एग्री विद बिजनेस इट एक्सीड्स 5,000, ऐसा कुछ नहीं है। तो यानी 19 का सी आंसर है। तो आज की क्लास का पार्ट 1 का हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन 20। ठीक है, उसके बाद बाकी क्लास सेकंड क्लास में मैं बाकी सारे MCQs करा दूंगा। मिस्टर अरविंद गिफ्टेड ए हाउस प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ मिस मीना एंड ए फ्लैट टू हिज डॉटर इन लॉ मिस सीता। बोथ ऑफ द प्रॉपर्टीज वर लेट आउट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इनकम फ्रॉम both properties is to be included in the hands of Mr. Arvind by virtue of section 64। देखो सेक्शन 64 जो है, इन द केस ऑफ ट्रांसफ़र विदाउट एनी कंसिडरेशन टू वाइफ, वो सेक्शन 27 में डीम्ड ओनरशिप मानी जाती है। ठीक है, अगर आप वाइफ को ट्रांसफ़र कर रहे हो। और इनकम तो यानी सेक्शन 64 दोनों में नहीं लगेगा। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी गिफ्टेड टू वाइफ अलोन इज टू बी इंक्लूडेड, नहीं, बिल्कुल नहीं, दोनों के केस में लगेगा। मिस्टर अरविंद इज द डीम्ड ओनर, नहीं, ये भी गलत लिखा है। मिस्टर अरविंद इज द डीम्ड ओनर हाउस प्रॉपर्टी गिफ्ट टू मिस मीना एंड सीता, डीम्ड ओनर तो है बट इन केस ऑफ सेक्शन 64 ओनली। मिस्टर अरविंद इज द डीम्ड ओनर गिफ्ट टू मिस मीना, सेक्शन 27 के हिसाब से वो मिस मीना अपनी वाइफ को दे रहा है, तो जब अपनी वाइफ को दे रहा है तो सेक्शन 27 लगेगा। और जब वो प्रॉपर्टी जो है आगे अपनी डॉटर इन लॉ को दे रहा है, तो सेक्शन 64 लगेगा। तो यानी 20th का डी आंसर है, 20th का डी आंसर है। विद दिस फ्रेंड, आज मैंने 20 आपके साथ MCQs किए हैं, इनको जल्दी से एक बार देख लेना। आपके जो भी डाउट्स होंगे इनको प्लीज़ याद से देखना। इन सब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्या होता है, आप लोग बाकी बहुत कुछ ज़्यादा पढ़ लेते हो, बट ये जो सामने चीज़ें होती हैं ICA की, वो छोड़ देते हो। फिर बाद में क्या होता है, ICA सेम क्वेश्चन बिल्कुल पेपर में डाल देता है और आप उस पर्टिकुलर सेम MCQ गलत करके आते हो। तो ये जो MCQs जो ICA ने जहाँ भी अपने MTPs में दिया, RTPs में दिया, या जो सैम्पल असेसमेंट्स दिए, इन सबको ज़रूर करो। इनमें से कोई ना कोई आपको ज़रूर MCQs पक्का दिखेंगे। अगर आप इनमें से 4 भी आ जाए तो हम 8 मार्क्स नॉर्मल सीधा सिक्योर कर पाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करो इन MCQs को एक बार जल्दी से गो थ्रू कीजिए। ठीक है, मोटिवेटेड रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जो भी डाउट्स आ रहे हैं आप मेरे को DM भी करो या मेरे को ग्रुप में डालो। ठीक है, विद दिस फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।